हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं जितना सोचता हूँ कि कोई और टॉपिक के यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े उतने ही इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक न्यूज़ में आ जाते हैं बार बार। बट चलिए, एनीवे, अच्छी बात है। तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक वाला टॉपिक लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने। आई बिलीव कि उसके बाद अब आर्टिकल्स पढ़ने आप लोगों के लिए आसान हो गए होंगे, एसआरटी के बाद। ठीक है। तो आज अपन चर्चा करेंगे एक और चीज़ की कि ट्रम्प का एक और व्यवहार हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। कि सिंपल चीज़ है, देखो। हुआ ये है, ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाई हैं। टैरिफ्स हैं 50%। इसमें 25% एक्चुअल में टैरिफ है, और 25% वो कहता है कि पेनल्टी है। जब उसने सबसे पहले ये लगाई तब उसने पेनल्टी वर्ड बोला। पेनल्टी के बाद उसने कल ये वर्ड बोला कि ये 25% इंडिया के ऊपर एक सैंक्शन है। तो अब उसने ये बोलना शुरू कर दिया ट्रम्प ने कि इंडिया पे मैंने सैंक्शन लगाए। तो अब ये सारा डिबेट जो है बड़ा मिक्सअप हो गया है कि एक जगह पे टैरिफ है, एक जगह पे सैंक्शन है। सैंक्शन है या टैरिफ है, क्या है? तो इसको समझते हैं। दो चीजें बिल्कुल क्लियर रखना, बहुत बेसिक सी हैं। टैरिफ होता है टैक्स ऑन इंपोर्ट, साधारण लैंग्वेज में। ये यूएस है, ये इंडिया है। यूएस कहता है कि इंडिया, आप मेरे को कोई भी अपनी चीज अगर बेचोगे और जो भी उसका प्राइस होगा, उस प्राइस पे मैं एक टैक्स लगाऊंगा। यानी कि इंडिया अगर मान लीजिए एप्पल बेच रहा है यूएस को, तो यूएस कहेगा कि भाई पहले तो ये बता कि ये एप्पल कितने का है। इंडिया कहेगा 10 रुपए का है एक एप्पल। तो यूएस कहेगा कि देख भाई, मेरी कंट्री में ये एंटर करने से पहले एक टैक्स लगेगा, टोल टैक्स लगेगा। ये टोल टैक्स होगा 10%। तो ये 10% होगी टैरिफ। अब ये क्यों लगाई जाती है? ये लगाई इसलिए जाती है ताकि जो यूएस के खुद के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं एप्पल के, जो सेब उगा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो टैरिफ का मेन पर्पस क्या होता है? टू प्रोटेक्ट योर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स और डोमेस्टिक इंडस्ट्री। टैरिफ के बारे में ये चीज याद रखनी। तो टैरिफ हमेशा जो है इस नजरिए से देखनी चाहिए। लेकिन हाँ, टैरिफ को इकोनॉमिक्स में देखने का एक नजरिया और भी है, और वो नजरिया ये है कि टैरिफ सिर्फ एक टैक्स ऑन इंपोर्ट नहीं होता जिससे कि आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हो। बल्कि टैरिफ, क्योंकि यहाँ पर आप जब इम्पोज कर रहे हो तो आप यहाँ पर ये 10% पैसा कमा रहे हो एक दूसरे देश से। तो टैरिफ क्या करता है, कई बार आपके रेवेन्यू को भरने के लिए भी काम करता है। जो स्टेट का रेवेन्यू होता है ना, ओवरऑल आपके पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसा ही आ रहा है, और वो भी बिना कुछ करे आ रहा है, फ्री का पैसा आ रहा है। तो tariff also contributes to improving revenue of a state, but this is not a very good way of improving the revenue. बट कल को अगर प्रीलिम एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि टैरिफ्स हेल्प इन इंप्रूविंग द रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ स्टेट्स, तो ये ट्रू है। पर टैरिफ लगा के रेवेन्यू पोटेंशियल इंप्रूव करना एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी। अच्छा, अब आते सैंक्शन पे। सैंक्शन होता है एक ऐसे प्रकार का प्यूनिटिव मेजर जिसको इम्पोज किया जाता है बिहेवियरल चेंज के लिए। तो सैंक्शन बेसिकली एक साधारण लैंग्वेज में अगर बोले ना, तो भैया पनिशमेंट होती है। आप किसी देश को पनिश करते हो, और पनिशमेंट करने का आपका पर्पस ये होता है कि आप उस देश का बिहेवियरल चेंज कराओ। अब ये बिहेवियरल चेंज हो सकता है इकोनॉमिक लेवल पर, ये बिहेवियरल चेंज हो सकता है पॉलिटिकल लेवल पर। कि कोई कंट्री अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो उसके ऊपर सैंक्शन लगा के डेमोक्रेसी बनाई जाए। या फिर जैसे रशिया और ईरान का केस है, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं उनके ऊपर, कि आप अपना माल जो है किसी को खरीद फरोख्त करने में सक्षम नहीं होंगे। यानी कि यू विल नॉट बी अलाउड टू सेल योर गुड्स और सेल योर प्रोड्यूस वट एवर टू एनीबडी इन द वर्ल्ड। सो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है, सैंक्शंस आर ऑलवेज इम्पोज्ड लाइक दिस। कंट्री ए इम्पोज करती है, कंट्री बी के ऊपर इफेक्ट आता है। तो सैंक्शन में हमेशा दो कंट्री होती हैं, एक इम्पोजर होता है। इम्पोजर होता है का मतलब ये है कि भाई जो कंट्री इम्पोज कर रही है,
और एक होती है कि जिसके ऊपर इम्पोज किया गया। तो अगर मान लो यहाँ पर यूएसए की इम्पोजर है, तो मान लो इधर रशिया जो है उसके ऊपर सैंक्शन का इफेक्ट आएगा, तो ये अफेक्टेड कंट्री, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब अपन सैंक्शन की बात करते हैं, तो सैंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी सैंक्शन, एक होता है सेकेंडरी सैंक्शन। प्राइमरी सैंक्शन का मतलब होता है कि जिस कंट्री ने इम्पोज किया सैंक्शन को, वो अपनी कंट्री में दूसरी जिसके ऊपर इम्पोज किया सैंक्शन को, उस कंट्री को किसी भी तरीके से अपने लोगों से एंगेज करने नहीं देगी। यानी कि प्राइमरी सैंक्शन का मतलब होता है कि अगर यूएस ने सैंक्शन रशिया पे लगाए, तो यूएस ये कहेगा कि भाई मेरी कोई भी अमेरिकन कंपनी या मेरे अमेरिका का कोई भी इंडिविजुअल रशिया से ट्रेड नहीं करेगा। तो प्राइमरी सैंक्शंस आर मोर अपॉन individuals and companies of the country which imposes the sanction. सेकेंडरी सैंक्शन होते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इसकी लीगैलिटी आज की डेट में चैलेंज्ड है, क्योंकि देखो प्राइमरी सैंक्शन ये है कि भाई आपने अपने कंट्री के लोगों को बोला कि आप उस देश के लोगों से ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। पर सेकेंडरी सैंक्शन में क्या होता है कि आप एक दूसरी कंट्री को, कंट्री सी को बोल रहे हो। आप कंट्री सी को ये बोल रहे हो कि देख, अगर तूने रशिया के साथ एंगेज किया तो मैं तुझ पे भी सैंक्शन लगाऊंगा। यानी कि कंट्री सी यहां पर मान लो इंडिया है। अगर इंडिया कंट्री सी है, तो इंडिया के ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगा के ये कह रहा है, सेकेंडरी सैंक्शन, सेकेंडरी सैंक्शन कि तू रशिया से ट्रेड नहीं करेगा। तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है। यानी कि अमेरिका का ये सैंक्शन जो है, या अमेरिका का जो लॉ जिसके थ्रू उसने सैंक्शन लगाया, उसकी लीगैलिटी, उसकी सोवरेनिटी इंडिया के ऊपर नहीं है वैसे तो आज अमेरिका क्या कर रहा है, ये बात याद रख लेना कि अभी ट्रंप ने जो बोला है 25% पेनल्टी, ये पेनल्टी जो है, इसको वो कह रहा है कि दे आर सेकेंडरी सैंक्शंस, एंड दीज आर सेकेंडरी सैंक्शंस विच आर इम्पोज्ड अपॉन इंडिया। दे आर इम्पोज्ड अपॉन इंडिया। ये चीज क्लियर हो गई जी अब। इंडिया आज की डेट में क्या कर रहा है, इंडिया कह रहा है कि ठीक है भाई, तूने पेनल्टी लगानी है तो तू ये पैसा कलेक्ट कर सकता है। और पहली बात तो तेरे पास कोई सोवरिन राइट नहीं है कि तू मेरा ट्रेड रशिया के साथ रोक दे। इसीलिए देखो कि जैसे ही इन्होंने पेनल्टी लगाई, अपना जयशंकर उठ के चला गया कहाँ पे, रशिया। तो जयशंकर अभी कहाँ है, रशियन के पास। तो यहाँ पर क्या चीज है, एक चीज क्लियर हो गई कि भाई आप ये कह सकते हो कि तू 25% कलेक्ट करना चाहे तो कर ले, लेकिन तेरे पास कोई पावर नहीं है, सोवरिन राइट नहीं है कि तू मेरा रशिया के साथ ट्रेड रोक दे। ये चीज पहले तो क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि सर ट्रंप ने पहली बात तो लगाई टैरिफ है, और उसको बोल दिया है कि वो है सेकेंडरी सैंक्शन। ये वर्ड्स का प्ले है, पहली बात। ट्रंप ने रियलिटी में 25% जो पेनल्टी लगाई है, वो 25% पेनल्टी भी जो है वो टैरिफ ही है, पर ही हैज जस्ट कॉल्ड इट एज अ सेकेंडरी सैंक्शन। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई डिड ही डू दैट? बिकॉज दिस इज वेयर देर इज अ साइकोलॉजिकल प्रेशर इन्वॉल्व। व्हाट इज द साइकोलॉजिकल प्रेशर? नंबर वन, इक्वेटिंग इंडिया टू एन एडवर्सरी। यानी कि आपने सबसे पहले क्या करने की कोशिश करी साहब, आपने ये बोलने की कोशिश करी कि देखो, मैं अगर अपने किसी एडवर्सरी के ऊपर अगर सैंक्शन लगाऊंगा, जैसे आज तक उसने रशिया के ऊपर, ईरान के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए थे, तो पहली बात तो अब वो इंडिया को इक्वेट कर रहा है उस एडवर्सरी के बराबर। नंबर वन। नंबर टू, एडवर्सरी के साथ साथ सबसे बड़ी चीज क्या है जी? सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडिया को पनिश किया जा रहा है फॉर डिस्प्लेइंग राइट बिहेवियर। अभी 2 दिन पहले मैंने क्लास ली थी आपके साथ यहीं पर, आपको मैंने बताया था राइट बिहेवियर क्या है। पूरा ऑयल मार्केट का जो कैप फॉर्मूला था वो समझाया था आपको मैंने। तो हमने उस टाइम पे भी ये चर्चा की थी 2 दिन पहले कि किस तरीके से इंडिया को राइट बिहेवियर के लिए पिनलाइज किया गया। तीसरी चीज क्या है सर?
तीसरी सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है कि सर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि मेक इंडियाज एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर। क्योंकि जाहिर सी बात है ना भाई, अगर इंडिया अब इस मोमेंट पे कुछ भी एक्सपोर्ट करेगी तो वो अब महंगा हो जाएगा, क्योंकि हमें 50% तो उसके ऊपर टैरिफ देना पड़ रहा है। तो हमारे एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज करने की ये स्ट्रेटेजी है। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हुआ है? सबसे पहला हुआ है सर ट्रस्ट डेफिसिट ऑन यूएस। मैं देखो हमेशा से यही बात बोलता था आप लोगों को, पहले भी कई सालों से आपको बोल रहा हूँ, सबसे नीच देश अगर वर्ल्ड का कोई है तो वो यूएस है। प्रूव हो गया ये तो दोबारा से, एक सीवियर लेवल का ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि सर इंडिया जो है उसकी इमेज इंटरनेशनली है एक लॉ अबाइडिंग नेशन की। और देखो इसमें आप चैलेंज नहीं कर सकते, हम डोमेस्टिक लेवल पर लॉ फॉलो करें ना करें एक अलग बात है, पर ये कहना कि सर हम इंटरनेशनल लेवल पर लॉ फॉलो नहीं करते, ये तो आप कह नहीं सकते सर, हमारा इतिहास नहीं है। अब ये जो बार बार उसने शब्द सैंक्शन का प्रयोग किया, इससे वो इंडिया की इंटरनेशनल इमेज को टारगेट कर रहा है, टार्निश कर रहा है। पर क्वेश्चन ये है कि वो ये क्यों कर रहा है? वो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया ग्रेजुअली, अगर पिछले कुछ सालों से आप देखो तो अपने ग्लोबल साउथ डॉक्ट्रिन के तहत बहुत अग्रेसिवली काम कर रही है। अब ग्लोबल साउथ डॉक्ट्रिन काफी लंबा है सर, वो आईआर की क्लास में समझेंगे डिटेल में इस साल। तो इंडिया अपने ग्लोबल साउथ डॉक्ट्रिन के तहत क्योंकि बहुत अग्रेसिव लेवल पर काम कर रही है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि इनकी इस इमेज पे सेंध लगाई जाए, इसकी इमेज को टार्निश किया जाए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि सर ये इंडिया में एक डायरेक्ट असॉल्ट है ऑन मेक इन इंडिया, और ये एक असॉल्ट है हमारा मेक इन इंडिया के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंटली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पे। मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पे असॉल्ट है ये। क्यों है ये असॉल्ट मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पे? क्योंकि ये दोनों स्कीमों के तहत हमने अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की बात की थी, और यूएस क्या कर रहा है, इन्हीं एक्सपोर्ट्स को डिफिकल्ट कर रहा है हमारे को करने के लिए। तो इससे इंडिया को एक चौथी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई कि यूएस वांट्स टू कीप इंडिया डिपेंडेंट ऑन अमेरिका एंड अदर्स। एक डिपेंडेंसी कल्चर को ही जनरेट करके रखना चाहता है ये। तो इसका यूएस का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बड़ा क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं कि भाई ये पूरे गेम का जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। देखो जियोपॉलिटिकल लेवल पर कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बड़े क्लियर और इजी हैं समझने। इंडिया की अगर हम बात करें तो इट हैज पुश्ड इटसेल्फ टू नॉर्मलाइज टाइज विद चाइना। अभी अपन ने परसों बात करी एसआरटी की, मैंने आपको पूरा इतिहास समझा दिया एसआरटी का क्या है, कैसे है, क्यों है। दूसरा, इंडिया हैज रियलाइज्ड कि भाई रशिया स्टिल रिमेन्स द रिलायबल प्लेयर। अगर एक जगह पर हमारा वो परसेप्शन था कि अमेरिका के साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट है, तो वो ट्रस्ट स्ट्रेंथन किसके साथ हुआ इन कॉन्टेक्स्ट, रशिया के साथ, क्योंकि वो अभी भी हमारे साथ खड़ा रहा। जियोपॉलिटिकल लेवल पर तीसरा कॉन्सिक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप देखो कि इंडिया गया चाइना प्लस रशिया की ओर, यूएस ने क्या करा कि उसी टाइम पे कोट किया पाकिस्तान को। आपने देखा होगा अभी पिछले एक महीने में ट्रम्प आसिम मुनीर को जो है उसको बुलाया उसने 2 बार, वो अमेरिका गया। ट्रम्प ने सीज फायर की चर्चा करी बार बार, जो कि इंडिया के लिए एक रेड लाइन है, क्योंकि कश्मीर इशू के ऊपर हम कभी किसी की मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करते। 1972 से हमारी ये पॉलिसी है।
47 से लेके 72 तक नहीं थी। तब हम चर्चा करेंगे क्यों नहीं थी और कैसे नहीं थी। बट अब ये बदल गई। तीसरा सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने, आपने देखा होगा, स्टेटमेंट दिए हैं कि भाई पाकिस्तान में बहुत सारा ऑयल है, एक दिन वो ऑयल जो है इंडिया को बेचेगा भी। और चौथा देखो, उसने क्या बोला कि वो पाकिस्तान के साथ अभी एंगेज कर रहा है क्रिप्टो करेंसी लेवल पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाने का मतलब ये है कि आप इनडायरेक्टली इंडिया के यूपीआई को अंडरमाइन करना चाह रहे हो, क्योंकि यूपीआई इस समय इंटरनेशनलाइज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात देखो, आईआर की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट करेंगे हम लोग इस साल, डी डॉलराइजेशन डिबेट। उस समय हम पढ़ेंगे डी डॉलराइजेशन में कि क्या एक ऐसी परिस्थिति की ओर वर्ल्ड मूव कर रहा है कि जैसे जैसे डॉलर नीचे गिरेगा, अमेरिका डॉलर का रिप्लेसमेंट क्रिप्टो में लाएगा, और क्रिप्टो के आते ही वो बेसिकली डॉलर का सब्स्टिट्यूट और डॉलर प्लस क्रिप्टो की वजह से पूरे ग्लोबल हेजेमनी को बना लेगा। तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं इसमें जो चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर ये जो पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाना, हमें इस नजरिए से देखना है। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका इंडिया को एक मैसेज देना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि इंडिया देखो ऐसा है, तुम अगर रशिया प्लस चाइना की ओर जाओगे ना, तो ये याद रखना कि मैं पाकिस्तान को साउथ एशिया में एक पाइनियर कंट्री बना के उसको इंडो पैसिफिक का एक क्रूशल प्लेयर बना दूंगा। लेकिन यहाँ पर अमेरिका एक चीज भूल जाता है कि पाकिस्तान को इंडो पैसिफिक का प्लेयर बनाना अमेरिका के लिए आसान होगा, लेकिन वो ये चीज याद रखे साथ में कि इंडिया के पास इंडियन ओशन का एक्सेस है, पाकिस्तान के पास इंडियन ओशन का एक टुकड़ा अरेबियन सी का एक्सेस है। तो जोग्राफिकली स्पीकिंग पाकिस्तान का जो मैरीटाइम डोमेन है वो छोटा है इंडिया से। और क्योंकि पाकिस्तान का मैरीटाइम डोमेन छोटा है इंडिया से, तो इंडिया का जो बड़ा मैरीटाइम डोमेन है इंडियन ओशन, इंडिया यहाँ पर काउंटर गेम खेल सकता है। कैसे? अमेरिका की पाकिस्तान की दोस्ती को तोड़ने के लिए इंडिया के पास एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, वो रशिया को इंडो पैसिफिक में ले आए। और ये चीज अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि रशिया इंडो पैसिफिक में आ जाए। लेकिन अगर रशिया इंडो पैसिफिक में आया तो एक बात तो तय है कि वो अमेरिका के लिए एक नया कॉम्पिटिटिव थिएटर खोल देगा। तो इंडिया के पास भी अपने कार्ड्स हैं, हम अभी उन कार्ड्स को ज्यादा अग्रेसिवली खेल नहीं रहे, क्योंकि हमें पता है कि ये एक टेम्पररी फेज है। हमें ये पता है कि ट्रम्प जो है अभी 3 साल ही और रहेगा। इंडिया यूएस रिलेशन का फाउंडेशन जो है वो काफी पुराना है, तो वो फाउंडेशन नहीं चेंज होने वाला है। समझ रहे हो आप इस चीज को? सो दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। क्लियर हुआ जी ये? तो यहाँ पर ये जो जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपके सामने जिस तरीके से ये चीजें अनफोल्ड होती हुई दिख रही हैं, ये आगे भी ऐसी ही होती रहेंगी। और थोड़ा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का टाइम पीरियड है, तो दैट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट। ठीक है जी। तो कल हम मिलेंगे दोबारा यही टाइम पे। कल हम करेंगे जो मैंने आपको परसों भी बोला था करने के लिए, जो आज करना था अनफॉर्चुनेटली, बट अब आज ये इशू आ गया तो इसकी वजह से हम नहीं कर पाए। आरबीआई पॉलिसी ऑन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। सो दैट्स द टॉपिक फॉर टुमारो। बाकी मिलते हैं 8 बजे। वील डू इंडियन सोसाइटी, and today we will do 2 topics in Indian society, which are globalization and its impact on Indian society and role of women and women organizations. तो 8 बजे मिलते हैं जी।